हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था लाइव सेशन में कि हम थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं आज से, मतलब मंडे से। तो हम हर दिन में हर एक क्लास में एक टॉपिक करेंगे। तो जैसे कोई बड़े टॉपिक हैं, बड़े चैप्टर हैं, तो उनकी 2-3 क्लास हो सकती है। जैसे मान लो इंजन है, तो इंजन में पहली क्लास रहेगी इंजन और उसके भाग। और फिर दूसरी क्लास में फायरिंग ऑर्डर की वगैरह हो जाता है। तीसरी क्लास में पेट्रोल इंजन का पूरा, चौथी क्लास में डीजल इंजन का पूरा, और पांचवी क्लास में 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक। तो जैसे ये बड़े चैप्टर हैं, उनकी 4-5 क्लास चलेगी। बाकी की हम एक 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 क्लास, और थोड़ा सा बड़ा है उनकी 2 क्लास हो जाएगी। है नहीं? तो ऐसे करके हम 30-35 हमारी क्लास बनेगी। ये 35 से 40 बन जाएगी। तो ये हम 35 से 40 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और इतने टाइम बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में हम फिर मैराथन करने लगेंगे। है ना? आपकी थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 पार्ट्स होते हैं हमारे ड्राइवर सेक्शन पोर्शन में। तो सबसे पहले हम टेक्निकल को शुरू करेंगे। तो टेक्निकल में हमारे जो चैप्टर हैं वो है इंजन, शीतलन प्रणाली, ईंधन प्रणाली, संवहन प्रणाली, स्पार्क प्रशासन प्रणाली, स्टीयरिंग प्रणाली, गियरबॉक्स सिस्टम, क्लच सिस्टम, ब्रेक प्रणाली, निलंबन प्रणाली, टायर्स। उसके बाद में हमारी है बैटरी, वाहन डैशबोर्ड, गैराज उपकरण, प्रबंध टूल और वाहन के स्पेयर पार्ट्स। ये हमारे टेक्निकल के चैप्टर्स हैं। उसके बाद में नॉन टेक्निकल के चैप्टर हमारे आते हैं सड़क चिन्ह, ट्रैफिक नियम, ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर प्लेट, वाहन से संबंधित फॉर्म, पूर्ण रूप, वाहनों का वर्गीकरण, फास्टैग और जीएनएस सिस्टम, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सड़क परिवहन, सुरक्षित ड्राइविंग, प्रदूषण और प्राथमिक चिकित्सा। तो ये हमारे नॉन टेक्निकल चैप्टर्स हैं। तो हम एक एक चैप्टर को डेली की क्लासेस में हम करने वाले हैं। इंजन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसकी हमारी 4-5 क्लासेस बन सकती है। बाकी की तो एक दो ही बनेगी। तो हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज की हमारी पहली क्लास है डेली की। हमारी 1 से 1:30 बजे ही अपलोड होगी, डेली दोपहर में। तो आप डेली की क्लासेस डेली ही लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से। आज का हमारा पहला चैप्टर। तो इंजन क्या है? तो इंजन की परिभाषा। इंजन एक ऐसी मशीन है जो विभिन्न प्रकार की ईंधन ऊर्जा जैसे पेट्रोल, डीजल या वाहन गैस को वाहन या मशीन को चलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे कि पेट्रोल जो है हमारा, डीजल है और गैस जो है, ये हमारी केमिकल एनर्जी है नहीं? तो केमिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा, मतलब रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में ये बदलने का कार्य करता है हमारा इंजन। तो इंजन के प्रकार की बात करें तो इंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक दहन इंजन और एक होता है बाहरी दहन इंजन। तो आंतरिक दहन इंजन होता है वाहनों में प्रयुक्त सबसे आम इंजन प्रकार, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला इंजन है। बाहरी इंजन आज के ज़माने में यूज नहीं होता है। जो आंतरिक दहन इंजन होता है वो इंजन के अंदर ईंधन जलकर शक्ति उत्पन्न करता है। मतलब जो फ्यूल होता है वो इंजन के अंदर जलता है। इसमें आंतरिक दहन में नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक। उसके बाद में इसके 2 प्रकारों से विभाजित किया गया है हमारे आंतरिक दहन इंजन को। पहला है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क प्लग का उपयोग होता है इसमें, जैसे पेट्रोल इंजन, तो इसमें हमारा पेट्रोल इंजन में होता है। उसके बाद में है हमारा संपीड़न इग्निशन इंजन। तो ईंधन को प्रवजित करने के लिए संपीड़न पर निर्भर करता है। तो उदाहरण के लिए डीजल इंजन, यानी ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन कौन सा है, तो वो हमारा पेट्रोल इंजन है। और संपीड़न इग्निशन इंजन, जिसे हम इंग्लिश में कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं, तो वो हमारा डीजल इंजन है। स्पार्क इग्निशन को हम एसआई इंजन के नाम से जानते हैं। स्पार्क इग्निशन एसआई का मतलब, और संपीड़न इग्निशन को हम सीआई के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है कंप्रेशन इग्निशन। उसके बाद में हमारा दूसरा पार्ट है बाहरी दहन इंजन। बाहरी दहन इंजन मतलब जहाँ पे फ्यूल इंजन के बाहर जलता है, दहन इंजन के बाहर होता है। जैसे भाप इंजन, जैसे हमारी जो ट्रेन होती थी पहले पहले ज़माने में, तो भाप इंजन से वो चलती थी। तो वो हमारे भाप दहन इंजन का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा इंजन घटक। इंजन के घटक जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, जो छोटे छोटे भाग लगे होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हम बड़े भागों को डिस्कस करेंगे। तो सिलेंडर होते हैं सबसे पहले इंजन में हमारा। तो एक कक्ष जहाँ बिजली बनाने के लिए ईंधन जलाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो फ्यूल होता है वो जलता है सिलेंडर के अंदर। इसके बाद में पिस्टन होता है। पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे घूमता है और ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। जैसे ये सिलेंडर, मान लो ये हमारा सिलेंडर हो गया, तो उसके अंदर हमारे पिस्टन लगे होते हैं। तो वो पिस्टन हमारे ऊपर नीचे घूमते हैं
ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम टीडीसी बोलते हैं और नीचे का पार्ट को हम बीडीसी बोलते हैं। तो पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी जाता है, बीडीसी से टीडीसी जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है? तो क्रैंकशाफ्ट पिस्टन गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करता है नहीं। जो पिस्टन जो कनेक्टिंग रोड से जो अटैच होती है, तो एक सिरा जो कनेक्टिंग रोड का होता है वो पिस्टन से अटैच होता है और दूसरा सिरा होता है हमारे क्रैंकशाफ्ट से। तो जो मोशन जो हमारा पिस्टन का अप डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है, उसको रोटेटरी मोशन में हमारा क्रैंकशाफ्ट बदल देता है। रोटेटरी मतलब घूर्णी घूर्णी गति में उसको हमारा पिस्टन की गति को घूर्णी गति में हमारा बदल देता है। कैम्पशाफ्ट क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट और कैम्पशाफ्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जो पार्ट्स होते हैं वे मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो कैम्पशाफ्ट जो होता है वो प्रवेश और निकास वाल्वों को संचालन करता है। प्रवेश जिसे हम इंग्लिश में इनलेट वोल्व कहते हैं और निकास वोल्व जो हमें आउटलेट वोल्व जो कहते हैं। तो उनको ये संचालन करता है, उनको नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक पेट्रोल इंजन का जो हमारा पोर्शन क्लास आएगी परसों आएगी, है नहीं, तो उसमें हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कैम्पशाफ्ट कैसे काम करता है, वाल्व को कैसे बंद करता है और वाल्व को कैसे खोलता है। उसके बाद में हमारा वोल्व आते हैं, जो हमारे इनलेट वोल्व जो होता है और आउटलेट जिसे हम प्रवेश और निकास वोल्व कहते हैं। तो वोल्व जो हमारे होते हैं वो वायु ईंधन मिश्रण, जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, उसको प्रवेश करता है, उसको अंदर ले जाता है और निकास गैसों के निकास को नियंत्रित करता है। और जो हमारी अनबर्न गैस हो जाती है, जो जलती नहीं है, जिसे हम जैसे जो साइलेंसर में से निकलती है ना वो बाद में, तो वो उन गैसों को हमारा आउटलेट वोल्व के माध्यम से निकलती है, निकास गैसों को। उसके बाद में हमारा स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग का कार्य होता है वायु ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करता है। जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको जलाने का कार्य हमारा स्पार्क प्लग करता है। स्पार्क प्लग हमारा स्पार्क देता है, जिससे हमारा जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, वो जल जाता है। स्पार्क प्लग ओनली हमारा पेट्रोल इंजन में ही होता है। और डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है। उसमें हमारा पेट्रोल इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टर नहीं होता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग और डीजल इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है। इसके बाद में हमारा इंजन चक्र है। तो इंजन चक्र इस पहले ये थोड़ा सा ब्रीफली मैंने इस यहाँ पे मतलब थोड़ा सा समरी के माध्यम से इसको थोड़ा सा दिखाया गया है हमारे 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक को। बाकी इसकी डिटेल जो वीडियो आएगी वो 5वीं वीडियो रहेगी हमारे साथ, 5वीं क्लास रहेगी इंजन की, 4थी या 5वीं क्लास रहेगी। तो बाकी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो 4 स्ट्रोक इंजन चक्र होता है वो कारों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है यानी। तो इनलेट स्ट्रोक सबसे पहला होता है हमारा इनलेट स्ट्रोक। तो इनलेट स्ट्रोक जिसे हम पहला स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, तो उसमें हमारा वायु ईंधन मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है। जैसे हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर हो गया, मिक्सचर आ गया हमारा वोल्व, इनलेट वोल्व से आ गया, जिसे हम प्रवेश वोल्व बोलते हैं। प्रवेश वोल्व से आने के बाद वो इनटेक स्ट्रोक में जाता है, यानी जो सिलेंडर में लगा होता है। उसके बाद में हमारा संपीड़न स्ट्रोक होता है, सेकंड नंबर का स्ट्रोक। उसमें हमारा पिस्टन मिश्रण को संपीड़ित करता है, जिसे हम इंग्लिश में कंप्रेस बोलते हैं। तो ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, जो हमारा मिश्रण होता है उसको कंप्रेस कर देता है। यानी जैसे जब पिस्टन हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर की तरफ जाता है ना, बीडीसी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो जो हमारा मिक्सचर होता है वो कंप्रेस हो जाता है और गर्म हो जाता है। उसके बाद में थर्ड आता है हमारा पावर स्ट्रोक। तो मिश्रण को प्रज्वलित किया जाता है, मतलब जलाया जाता है मिश्रण को पावर स्ट्रोक में, और पिस्टन को नीचे धकेला जाता है। और जो हमारा पिस्टन जो ऊपर आ गया था हमारा संपीड़न स्ट्रोक में, सेकंड नंबर के स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, वो फिर तीसरे स्ट्रोक में नीचे जाता है। देखो पहले स्ट्रोक में नीचे जाएगा, इनलेट स्ट्रोक में जो पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा। सेकंड स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक में फिर ऊपर जाएगा, पावर स्ट्रोक में फिर नीचे जाएगा, और निकास स्ट्रोक जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है उसमें फिर ऊपर जाएगा। तो पावर स्ट्रोक में हमारा मिश्रण जो होता है वो प्रज्वलित होता है, जलता है और पिस्टन को नीचे धकेलता है। तो पावर स्ट्रोक की बात करें तो पेट्रोल इंजन में पावर स्ट्रोक का जो प्रज्वलित होता है, जो जलता है हमारा मिश्रण, वो स्पार्क प्लग के द्वारा जलता है। और जो डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर हमारा लगा होता है। जो हमारे सेकंड जो डीजल इंजन की अगर बात करें तो संपीड़न स्ट्रोक में हमारा जो कंप्रेस हो गया था हमारा जो मिश्रण, जो जिससे हमारा जो मिश्रण था वो हॉट हो गया था, जो हवा थी वो एयर थी जिसमें वो गर्म हो गई थी। तो पावर स्ट्रोक में डीजल इंजन की बात करें तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर फिर वो फ्यूल इंजेक्ट करेगा, तो जिससे हमारे जो गर्म हवा के जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो अपने आप उसमें ब्लास्ट हो जाएगा और वो जल जाएगा। निकास स्ट्रोक जिससे हमारे जो अनबर्न जो गैसेस होती है
वो बाहर निकलती है, निकास गैस से बाहर निकाल दी जाती है, यानी आउटलेट स्टॉक इन आउटलेट वोल्व के माध्यम से, निकास वोल्व के माध्यम से। उसके बाद में हम बात करते हैं टू स्ट्रोक इंजन। ये इसकी बिल्कुल हम डिटेल्ड पढ़ेंगे चौथी पांचवी क्लास में। ये थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन ही इसमें अब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्लास चैप्टर टॉपिक होने वाला है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। तो 2 स्ट्रोक इंजन चक्कर कुछ मोटरसाइकिल और छोटे इंजन में पाया जाता है। छोटे इंजनों में इनका प्रयोग होता है। 4 स्ट्रोक का बड़े इंजनों में प्रयोग होता है, जहाँ पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक एक शक्ति चक्र में पूरा करता है, यानी। इसके बाद में आगे बात करते हैं इंजन संघनन। तो इंजन संघनन क्या होता है? तेल पंप होता है, इसमें घर्षण और गतिशाली भागों के रिसाव को कम करने के लिए इंजन तेल का संचरण किया जाता है। इंजन ऑयल क्या होता है? सुचारू इंजन संचालन सुनिश्चित करता है और इंजन के भागों को ठंडा करने में मदद करता है। ये पहली हमारी क्लास है, तो हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन हर मतलब ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम फिर इनकी डिटेल्ड, जैसे इंजन संघनन है, इंजन शीतल प्रणाली है, इनकी डिटेल्ड क्लास आएगी। पूरी पूरी क्लास में ये पूरा एक चैप्टर, जैसे आज तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो पूरी क्लास में देखिए ये पूरा पूरा चैप्टर एक क्लास में करवाया जाएगा, जो कि आपकी 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है, आपकी 40-50 मिनट की क्लास हो सकती है। इसके बाद में पूरी क्लास में फिर ये पूरा करवाया जाएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ, ताकि आपको ये फिर प्रॉब्लम आपको थोड़ा माइंड में बैठ जाए कि हाँ ये कुछ होता है, ये ऐसा होता है, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए, यानी ये बिल्कुल जीरो लेवल की क्लासेस से हम शुरू कर रहे हैं। जो बिल्कुल जीरो बच्चा है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी इन क्लासेस के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाएगा। तो इंजन ऑयल हमारे जो भाग होते हैं, जो गर्म भाग हो जाते हैं, उनको ठंडा कार्य करने में मदद करता है। इसके बाद में हमारा इंजन शीतलन प्रणाली है, यानी इंजन शीतलन प्रणाली जिसे हम इंग्लिश में कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो रेडिएटर लगा होता है इसमें एक। तो रेडिएटर क्या करता है? शीतलक से गर्मी को हवा में स्थानांतरित करने के लिए इंजन को ठंडा करता है, यानी। उसके बाद में जल पंप होता है, जिसे हम वाटर पंप बोलते हैं। इंजन के माध्यम से शीतलक का संचार करता है। जैसे रेडिएटर में हमारे वो होते हैं, फिन्स होते हैं, फिन्स, वहाँ से हमारा कूलेंट गुजरता है, यानी। तो वहाँ पे हमारा वाटर पंप भी होता है, जिससे हमारा इंजन ठंडा हो जाता है। उसके बाद में हमारा थर्मोस्टेट वोल्व होता है। तो थर्मोस्टेट वोल्व का कार्य होता है शीतलक प्रवाह को नियंत्रित करके इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे मैं आपको बता दूं थर्मोस्टेट क्या होता है। तो थर्मोस्टेट एक वोल्व लगा होता है। अगर हमें देखो, इंजन को भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी उसको मतलब सूटेबल नहीं होता है, यानी। तो अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब हमें कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, तो थर्मिस्टेट वोल्व ऑटोमेटिकली जो हमारा वाटर होता है, एयर होता है, उसको बाईपास कर देता है नीचे, यानी। तो उसको रेडिएटर में पास नहीं करता है। अगर ज़्यादा गर्म है और हमें ठंडा चाहिए, तो ही वो थर्मोस्टेट वोल्व ले जाएगा उसको ठंडा करने के लिए। तो वो इसमें इसका उपयोग होता है। इसके बाद में एक फ़ैन भी होता है इसमें। तो फ़ैन हमारा रेडिएटर के पीछे लगा होता है, जो हमारे जो फिन्स से जब वो वाटर या एयर गुजरती है, तो उसको ठंडा कर देता है। इसके बाद में हमारा इंजन शक्ति है, यानी इंजन शक्ति कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एचपी, जैसे हम कह देते हैं कितना हॉर्स पावर, जिसे हम इंग्लिश में हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं कि आपका भाई इंजन कितनी हॉर्स पावर का है। तो वो इंजन की शक्ति को मापता है, पावर को मापता है, इंजन में कितनी पावर है उससे हमें पता चलता है। उसके बाद में टॉर्क होता है, इंजन द्वारा उत्पन्न घुमाव बल को मापता है कि कितना उसमें रोटेशन हुआ, यानी जिसे हम आरपीएम बोलते हैं। आरपीएम प्रति मिनट चक्कर, जिसे हम इंग्लिश में रोटेशन पर मिनट बोलते हैं, जो इंजन की गति को दर्शाता है कि कितनी स्पीड से हमारा इंजन चल रहा है। इसके बाद में बात करते हैं इंजनों का रख रखाव, कि इंजन को हम कैसे उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसमें बात करें, इंजन के इष्टतम प्रदर्शन के लिए नियमित रूप से तेल बदलना, मतलब समय पर हमें ऑयल चेंज करना होता है, समय पर हमें एयर फिल्टर बदलना होता है, शीतलक जिसे हम कूलेंट बोलते हैं की जांच करना आवश्यक है। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इंजन दक्षता, जिसे हम इंग्लिश में इंजन एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसका काम होता है, इंजन दक्षता इस बात का माप है कि इंजन ईंधन को इतनी अच्छी तरह से उपयोगी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी जैसे हमारी जो वो रासायनिक एनर्जी होती है, उसको ऊर्जा होती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। इंजन दक्षता एफिशिएंसी, इससे तात्पर्य है कि निश्चित मात्रा में शक्ति या दूरी उत्पन्न करने के लिए इंजन कितना ईंधन खपत करता है। इसका मतलब ये हो गया, आप मोटे तौर पे ये मान लो कि एफिशिएंसी कितनी दे रहा है, जैसे जो ईंधन है, ईंधन की कितनी खपत कर रहा है, वो कितना हमें आउटपुट दे रहा है।
जितना हमें आउटपुट देगा उतनी दक्षता हमारी अच्छी होगी, इंजन की एफिशिएंसी अच्छी होगी। जितनी हमें आउटपुट कम देगा हमारा फ्यूल खपत, ईंधन खपत करके, उतनी ही इसकी दक्षता कम होगी, है नहीं। तो ये इसमें होता है। आगे बात करते हैं वाहनों में इंजन का महत्व, कि इंजन का जो है वो क्या महत्व है। तो इंजन किसी भी वाहन का हृदय होता है नहीं। अगर क्वेश्चन भी आ सकता है हार्ट, वट इज द हार्ट ऑफ व्हीकल, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे। तो जो इंजन होता है उसे हम वाहन का हृदय बोलते हैं, जो वाहन को शक्ति प्रदान करने तथा सड़क पर सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख इंजन घटकों का स्पष्टीकरण। तो सबसे पहले ये जो पहले हमने पढ़े थे वो सिस्टम थे, यानी अब हम पढ़ेंगे इनके मेन पार्ट्स जो इंजन के अंदर लगे होते हैं, उनके भाग जो जो बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सिलेंडर हेड। सबसे पहले सिलेंडर हेड हमारा सिलेंडर के ऊपर लगा होता है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, तो इसके जो ऊपर जो होता है वो हमारा सिलेंडर हेड होता है। तो ये इसकी बात करें तो इंजन के शीर्ष पर स्थित, शीर्ष मतलब ऊपर ऊपर स्थित होता है, सिलेंडर ब्लॉक को कवर करता है नहीं। तो इसके बाद में बात करें, इसमें वोल्व, स्पार्क प्लग, ईंधन इंजेक्टर और शीतलन मार्ग होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर हेड हो गया, तो भाई इधर ही तो स्पार्क प्लग लगता है, यानी इधर ही लगता है, इधर ही वाल्व होते हैं, इधर ही कैम्पशाफ्ट होती है हमारी जो कंट्रोल करती है हमारे वोल्व को। जैसे ये इनलेट वोल्व हो गया, ये आउटलेट वोल्व हो गया, है नी। तो इसमें ये बताया, इसमें वोल्व जो ये वोल्व ये हमारे हो गए, स्पार्क प्लग जैसे ये बीच में, ईंधन इंजेक्टर जो डीजल इंजन में होता है तो हमारे डीजल इंजन में भी इधर ही होता है, पेट्रोल इंजन में भी स्पार्क प्लग इधर होता है, और शीतलन मार्ग जो कूलेंट सिस्टम होता है वो इधर ही लगे होते हैं सिलेंडर हेड में, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं उच्च दबाव, हाई प्रेशर और तापमान को झेलने के लिए दक्ष दहन कक्ष को शील कर देता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारा सिलेंडर हो गया, तो ये हेड लगा होता है नहीं। तो इसमें हेड पे ऊपर एक गैस किट लगी होती है, गैस किट, यानी गैस किट हमारा शीलिंग का काम करती है। मतलब वो जैसे कि जो हमारा बाहर ऑयल होता है उसको अंदर नहीं जाने देती है, अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसको बाहर नहीं निकलने देती है, वो हमारी गैस किट का काम होता है नहीं। ये हमारे सिलेंडर हेड पर ही लगती है, तो वो जो हमारी दहन कक्ष को शील कर देता है। उसके बाद में मजबूती और गर्मी प्रतिरोध के लिए कच्चा लोहा और एल्यूमिनियम से बना होता है। ये काफ़ी बार प्रश्न आ जाता है कि जो हमारा सिलेंडर हेड होता है वो किससे बना होता है। तो वो हमारा कच्चा लोहा या एल्यूमिनियम से बना होता है। इनमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो ये इन दोनों में से आपको एक मिलेगा। तो क्या, तो कच्चा लोहा या एल्यूमिनियम से बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद में हमारा सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक हमारी इंजन की मुख्य संरचना जहां सिलेंडर स्थित होता है, यानी तो जैसे ही मान लो ये सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर के जो अंदर का भाग होता है उसे हम सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और शीतलन प्रणाली जैसे घटकों को सहारा देता है और धारण करता है। तो जैसे हमें पता है, हमने बताया था, तो इसी के अंदर हमारा पिस्टन होता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, यानी क्रैंकशाफ्ट भी इसी के अंदर होती है, ये इधर थोड़ी इसके नीचे लगी होती है, और कूलेंट सिस्टम का भी काम इसी में होता है। तापमान और स्नेह बनाने के लिए तेल और शीतलक मार्ग है, ओके, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं स्थायित्व और गर्मी अपव्यय के लिए कच्चा लोहा और एल्यूमिनियम से बना होता है। इसका मतलब जिसमें, क्योंकि इसमें घूर्णन प्रक्रिया होती है, प्रगतिशील होते हैं, तो इसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है, यानी क्योंकि इसके अंदर ही पूरी प्रोसेस होती है, तो इसलिए इसको कच्चा लोहा या एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, ताकि ये बड़े ज़्यादा से ज़्यादा तापमान को झेल सके। तो जो हमारा सिलेंडर हेड हो गया, हमारा सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ये दोनों ही कच्चे लोहे और एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। ये जो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये किससे बना होता है, ये किस मटेरियल से बना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मान लो सिलेंडर है, तो इसके अंदर एक लाइन, इनके अंदर लाइनर होती है, लाइनर लाइन टाइप में होती है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर एक हटाने योग्य या स्थिर आस्तीन जहां पिस्टन चलता है, जहां पिस्टन अप एंड डाउन होता है, वहां पर हमारे सिलेंडर लाइनर लगा होता है, जिसे हम आस्तीन भी बोलते हैं। इसके बाद में ये बात कर रहा है सिलेंडर ब्लॉक को टूट फूट से बचाता है। जो हमारा सिलेंडर लाइनर होता है उसको सिलेंडर ब्लॉक को टूट फूट होने से बचाता है। इसके दो प्रकार हैं, ये भी काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो होता है ड्राई लाइनर हमारा, एक होता है वेट लाइनर हमारा। ड्राई लाइनर जो होता है वो ब्लॉक के सीधे संपर्क में आता है, जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, उसके सीधे संपर्क में रहता है। बट जो वेट लाइनर होता है इसके चारों ओर शीतलक मार्ग होते हैं। और दूसरा, इसमें लिख नहीं रखा बट मैं आपको बता देता हूँ,
जो ड्राई लाइनर होता है वो किसी भी तरल पदार्थ में डूबा नहीं होता है, बट जो वेट लाइनर होता है वो तरल पदार्थ में डूबा होता है। इनके नाम से ही पता चलता है ड्राई लाइनर। ड्राई का मतलब होता है सूखा, वेट का मतलब होता है गीला। तो वेट मतलब जो डूबा होता है, जो शीतलक मार्ग होते हैं, और ड्राई लाइनर में हम इसमें कोई डूबा नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं ये किससे बना होता है। तो ये कठोर इस्पात या कच्चा लोहे से निर्मित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो ड्राई लाइनर होते हैं वो कठोर इस्पात और कच्चे लोहे से बने होते हैं। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक इसमें ये ड्राई लाइनर और वेट लाइनर का इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं गैस्केट, जो हमने पहले भी बताया था। गैस्केट हमारी ऊपर लगी होती है जो सीलिंग का काम करती है। तो गैस्केट सिलेंडर हेड, जो ऊपर हमारा हेड होता है, और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में एक शील, मतलब एक सीलिंग का कार्य करती है। तेल शीतलक और दहन कक्षों के रिसाव को रोकता है। रिसाव मतलब ब्लॉकेज। तो जैसे उसको अगर ज़रूरत है तभी, मतलब वो बाहर के जो अंदर जो शीतलक जो सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, तेल है, ऑयल है, उनको अंदर नहीं जाने देगा, अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देगा। एक ये रिसाव का काम करता है, एक सीलिंग का काम करता है। ये किसकी बनी होती है, ये कभी काफ़ी बार प्रश्न में आता है। तो ये धातु, रबर या मिश्रित सामग्री से निर्मित होती है। धातु, रबड़, क्योंकि रबड़ जो हमारा होता है वो सीलिंग में परफेक्ट माना जाता है, यानी वो मतलब पास नहीं करने देता है, किसी भी लिक्विड हो चाहे या फिर कोई गैस फॉर्म में हो। तो ये रबड़ और धातु या मिश्रित सामग्री से निर्मित होता है। उसके बाद में बात करते हैं उच्च दबाव और तापमान के तहत एक तंग फिट सुनिश्चित करता है। मतलब ये हाई टेम्परेचर को भी, उच्च तापमान को भी झेल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं हम क्रैंककेस। तो क्रैंककेस हमने बताया था, क्रैंककेस जो होता है वो वॉल जो हमारे होते हैं, इनलेट वॉल और आउटलेट वॉल, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो बात करें तो इंजन का निचला भाग जिसमें क्रैंक शाफ्ट और तेल संप स्थित होता है, वहाँ पे मतलब मैंने बताया था इसमें कि सिलेंडर जो होता है हमारा, उसके नीचे हमारा क्रैंकशाफ्ट लगा होता है। इंजन की घूमते भागों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है हमारा क्रैंककेस। घर्षण को कम करने और गतिशील भागों को ठंडा करने के लिए चिकनाई तेल होता है। एल्यूमिनियम या कच्चा लोहे से ये बना होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, देखो क्रैंककेस, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, ये तीनों एल्यूमिनियम ये या कच्चा लोहे से बना होता है। अब तक हमने ये देखा। बट जो लाइनर है, सिलेंडर लाइनर, वो धातु और रबड़ का या किसी मिश्रित सामग्री से निर्मित होता है। आगे बात करते हैं पिस्टन। तो पिस्टन हमारे सिलेंडर के अंदर एक बेलनाकार गतिशील भाग होता है। बेलनाकार मतलब एक लंबा भाग होता है। ईंधन के दहन में उत्पन्न बल को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित करता है। जैसे जब जो हमारी पावर जो उत्पन्न होती है उसको क्रैंकशाफ्ट में ये भेजता है। एल्यूमिनियम मिश्रित धातु से मिश्रित ये निर्मित होता है। हल्का और गर्म प्रतिरोधी ये माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम के का जो अलॉय होता है, मिक्सचर होता है, उसके धातु से ये बना होता है। सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे घूमता है, विभिन्न स्ट्रोक को पूरा करता है। विभिन्न स्ट्रोक मतलब जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो स्ट्रोक होता है जो हमने ऊपर डिस्कस किए, उनको पूरा ये करता है ऊपर नीचे घूम के। ऊपर नीचे का मतलब हो गया टीडीसी से बीडीसी तक, बीडीसी से टीडीसी तक। आगे बढ़ते हैं पिस्टन रिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, और जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिस्टन रिंग दहन कक्ष को सील करने के लिए पिस्टन के चारों ओर छल्ले लगाए जाते हैं। जैसे सिलेंडर को सील करने के लिए हमारी गैस्केट का प्रयोग होता है, उसी प्रकार पिस्टन को सील करने के लिए हमारी पिस्टन रिंग लगी होती है। मान लो ये सिलेंडर है, इसके अंदर हमारा पिस्टन है, तो पिस्टन पर ये हमारी पिस्टन रिंग लगी होती है। तो पिस्टन रिंग हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है कंप्रेशन रिंग, दूसरी होती है ऑयल रिंग। बट जो मिनिमम जो रिंग्स हमारी होती है हमारी पिस्टन में, वो 3 होती है। ज़्यादा हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मिनिमम होती है हमारी 3, जिसमें हमारी पहली जो होती है वो कंप्रेशन रिंग होती है फर्स्ट नंबर की। उसके बाद में जो दूसरी रिंग होती है वो होती है कंप्रेशन रिंग सेकंड नंबर की। मतलब कंप्रेशन रिंग 2 हो गई हमारी, पहली और दूसरी। उसके बाद में जो हमारी तीसरी रिंग होती है वो हमारी होती है ऑयल रिंग, यानी ये एक होती है। तो ये टाइप तो इसकी 2 हो गई, बट मिनिमम ये 3 रिंग होती है, क्योंकि कंप्रेशन रिंग हमारी 2 होती है ऊपर नीचे। तीसरे नंबर पर हमारी ऑयल रिंग हो जाती है। इसके बाद में इसके दहन कक्ष को सील करने के लिए पिस्टन को चारों ओर छल्ले लगाए जाते हैं। कार्य संपीड़न रिंग, जिसे हम कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, संपीड़न रिंग, हिंदी में संपीड़न रिंग होता है। तो वो गैस के रिसाव को रोकता है, यानी
तो जैसे कि गैस अंदर न जाए पिस्टन के, यानी पिस्टन का जो अंदर जो है वो बाहर ना आए। उसके बाद में टेल रिंग, जिसे हम ऑयल रिंग इंग्लिश में बोलते हैं, वो तेल के रिसाव को रोकता है, तेल के प्रवाह को नियंत्रित करता है, अत्यधिक तेल जलने से रोकता है, यानी ये हो गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है, वो किसकी बनी होती है? पिस्टन रिंग होती है, वो किसकी बनी होती है? तो वो हमारी कठोर कच्चा लोहा और स्टील से इसका निर्माण होता है, ये बनाई जाती है। और पिस्टन की बात करी तो हमने पिस्टन हमारी एल्यूमिनियम मिक्स धातु से बनती थी, ठीक है। तो ये आप इसमें नोट करिएगा, पिस्टन रिंग कठोर कच्चा लोहा या स्टील से बनाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं पिस्टन पिन, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पिस्टन पिन को हम गजन पिन के नाम से जानते हैं, यानी पिस्टन पिन को हम गजन पिन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है? ये करता है, जो पिस्टन जो हमारा होता है, जैसे हमने बताया कि कनेक्टिंग रोड जो होती है वो पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम करती है। बट जिस जिस हिस्से से कनेक्टिंग रोड पिस्टन से जुड़ती है उसी को हम पिस्टन पिन बोलते हैं। पिस्टन पिन का कार्य होता है कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ना, ठीक है, बस इतना समझ लो। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ता है, ऑपरेशन के दौरान पिस्टन की सुचारू गति की को अनुमति देता है, उच्च दबाव को झेलने के लिए कठोर इस्पात से निर्मित होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारी किससे बनी होती है? तो ये कठोर इस्पात से इसका निर्माण होता है, कठोर इस्पात से बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो हम लेके आएंगे, जब ये हमारे पूरे चैप्टर हो जाएंगे तो एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे कि कौन सा जो मटेरियल है वो किस धातु से बना है, यानी ताकि एक फास्ट रिवीजन आपका उस क्लास में हो जाए। बाकी अब आप देख इसमें याद कर लो, और बाकी के हम उसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा कि किस धातु से कौन सा आपका पार्ट बना है। इसके बाद में बताते हैं कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरे पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपके चल रहे हैं, ये पिस्टन, ये इंजन के भाग हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कनेक्टिंग रोड जो होती है वो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। पिस्टन की पिस्टन की ऊपर नीचे गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था क्लास शुरू होने से पहले। जो हमारा अप डाउन जो पिस्टन होता है उसको रोटेशनल मोशन, जिसे हम हिंदी में घूर्णी गति में कहते हैं, वो कनेक्टिंग रोड का ही कार्य होती है। कनेक्टिंग रोड ही वो उसमें चेंज करता है। उसके बाद में ये किससे बनी होती है? मजबूती के लिए फोर्जड स्टील या एल्यूमिनियम, फोर्ज स्टील जिसे हम इंग्लिश में फोर्ज स्टील बोलते हैं, फोर्ज स्टील या एल्यूमिनियम से ये इसका निर्माण होता है। तो ये हम इंपोर्टेंट क्लास इसकी लेके आएंगे, कौन सा मेटेरियल किससे बना होता है। बाकी अब भी आप याद कर लो कि फोर्ज स्टील या एल्यूमिनियम, बहुत हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटेरियल किससे बना होता है, फोर्ज स्टील या एल्यूमिनियम से। उसके बाद में बात करते हैं पिस्टन क्लियरेंस क्या होता है। तो पिस्टन, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच एक छोटा सा अंतर होता है। जैसे ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया, तो ये जो हिस्सा हो गया हमारा, इसे हम पिस्टन क्लियरेंस बोलते हैं। जो ये गैप रह गया हमारा, इसे हम पिस्टन क्लियरेंस बोलते हैं। ये मैंने गैप ज़्यादा रख दिया इसमें, बाकी इसमें कम गैप, इसमें बहुत कम होता है ना, थोड़ा सा गैप इसमें बचता है इन दोनों के बीच में। इंजन के गर्म होने पर तापीय विस्तार की अनुमति देता है। बहुत अधिक निकासी, संपीड़न की हानि, बहुत कम निकासी, पिस्टन जपत होने का खतरा होता है। इसके बाद में बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट, तो क्रैंकशाफ्ट क्या होती है? पिस्टन की गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करता है। शक्ति हस्तांतरण के लिए फ्लाईव्हील से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको एक मोटा मोटा तौर पे अगर बता दूं, ये सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, इसके अंदर पिस्टन जुड़ा होगा कनेक्टिंग रोड से, यानी कनेक्टिंग रोड का एक सिरा पिस्टन से होगा, एक सिरा जो हमारा होता है वो कैमशाफ्ट से जुड़ा होगा। कैमशाफ्ट एक हमारी टेढ़ी मेढ़ी होती है थोड़ी, और जो ये क्रैंकशाफ्ट होगी, ये क्रैंकशाफ्ट, ये हमारी फ्लाई व्हील से जुड़ी होती है। फ्लाई व्हील एक गोल चक्रा होता है हमारा। फिर ये जो गोल चक्रा होता है फ्लाई व्हील, ये आगे पावर देता है हमारे प्रोपेलर शाफ्ट को। प्रोपेलर शाफ्ट का आगे फिर डिफरेंशियल, और आगे फिर वो टायर्स तक उसकी पावर पहुंचती है। तो बात करिए मोटे तौर पे, जो क्रैंक शाफ्ट से जो जुड़ा पोर्शन होता है, एक तो हमारी हो गई कनेक्टिंग रोड एक पोर्शन, और एक पोर्शन इसका फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है। तो इसमें यही बताया है कि शक्ति को आगे फ्लाई व्हील से के पास भेजता है। सुचारू गति के लिए इसमें क्रैंक पिन, जर्नल और प्रति बार लगे होते हैं, जो इसमें कनेक्शन का कार्य करते हैं। और ये किससे बना होता है क्रैंक शाफ्ट? तो जाली इस्पात या कच्चा लोहे से ये बना होता है। जाली इस्पात या कच्चा लोहे से ये बना होता है। आगे बढ़ते हैं कैमशाफ्ट। ये कैंशाफ्ट, ये कैंशफट नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया इधर, है नहीं। तो ये होता है कैमशाफ्ट।
तो ये क्या बताया था मैंने, जिस स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने क्लास के शुरू में, वाल्वों के इंजनों और बंद करने को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। टाइमिंग बेल्ट और चेन गियर का उपयोग करके क्रैंकशाफ्ट को चलाया जाता है। सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक में ये स्थित होता है और कठोर इस्पात से इसका निर्माण होता है, कठोर इस्पात। यानी आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा वोल्व है कि वोल्व जो इनलेट वोल्व हो गया, जो आउटलेट वोल्व हो गया, जो हमारी कैम्पशाफ्ट के द्वारा हमारे नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो वोल्व जो होता है वो हमारे वायु ईंधन मिश्रण, जिसे हम इनलेट वोल्व बोलते हैं, जिसे हमारा वायु का जो और जो फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर आता है। तो ये एक इनलेट वोल्व हो गया। एक आउटलेट वोल्व जिसे हम निकास वोल्व बोलते हैं, जो निकास गैसों को बाहर निकालता है। ये दो वोल्व हमारे होते हैं कि प्रवाह को कंट्रोल करता है। इंजन स्ट्रोक पूरा करने के लिए स्टिक समय पर खुलता और बंद होता है। हम ये आगे जो पेट्रोल इंजन जब हमारा चलेगा, जैसे कि पेट्रोल इंजन हमारी तीसरी क्लास रहेगी, तो पेट्रोल इंजन में जब हम बताएंगे आपको, तो उसमें बताएंगे कि कौन सा वाल्व कौन से स्ट्रोक पे खुलेगा, इनलेट वोल्व कौन कौन से स्ट्रोक पे खुलेगा, आउटलेट वोल्व जिसे हम निकास वोल्व बोलते हैं वो कौन कौन से स्ट्रोक पे बंद होगा। तो उसमें हम इसमें इसको डिस्कस करेंगे। गर्मी प्रतिरोधी स्टील मिश्र धातु से बना होता है, यानी ये किससे बनता है, ये बनता है स्टील मिश्र धातु से। आगे बढ़ते हैं, वोल्व टाइमिंग। वोल्व टाइमिंग सुनिश्चित करता है कि कब वोल्व खुलेंगे, कब वोल्व बंद होंगे। ये हमारी कैम्पशाफ्ट के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें बताया है कुशल इंजन संचालन के लिए वोल्व खोलने और बंद करने का स्टिक समय, यानी यही बताता है कि कौन सा कब कौन सा वोल्व खुलेगा, कब कौन सा वोल्व बंद होगा। कैम्पशाफ्ट द्वारा नियंत्रित और क्रैंकशाफ्ट के साथ संयोजित। गलत टाइमिंग के कारण बिजली की हानि, मिसफायरिंग, इंजन को क्षति हो सकती है। मतलब अगर हमारा वोल्व टाइमिंग खराब है तो इसमें बहुत सारी हानि हमारी देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं अतिरिक्त इंजन घटकों का स्पष्टीकरण। जो मेन पार्ट जो होते हैं हमारे, उनको हम और डिस्कस करते हैं। बस हमारा ये अतिरिक्त इंजन घटकों का स्पष्टीकरण चलेगा, उसके बाद भी ये आज की क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। तो ये और देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा दहन कक्ष। दहन कक्ष होता है जहाँ पे हमारा फ्यूल जो है, हमारा जो ईंधन और जो वायु का जो मिश्रण होता है वो जहाँ पे जलता है। तो कहाँ जलता है, वो तो सिलेंडर के अंदर जलता है। तो वो सिलेंडर के अंदर जो अंदर की जगह होती है उसे हम दहन कक्ष बोलते हैं। सिलेंडर के अंदर वह स्थान जहाँ ईंधन और हवा मिलकर जलते हैं और बिजली पैदा करते हैं, जो मैंने आपको ये अभी बताया। कुशल ईंधन दहन और बिजली उत्पादन के लिए डिजाइन किया जाता है। विभिन्न प्रकार होते हैं इसके इसके दहन कक्ष के टाइप्स हैं, जैसे हेमिस्फेरिकल, पेंट्रूफ, वेज, बाउल इन पिस्टन। ज़्यादातर डीजल इंजन में ये लगे होते हैं। तो ये हमारे दहन कक्ष हो जाते हैं। इसके बाद में हमारा पिस्टन विस्थापन है। जैसे हमें टीडीसी और बीडीसी होता है, वैसे शीर्ष मृत केंद्र, जो हमारा टॉप जो पॉइंट होता है जिसे हम टीडीसी बोलते हैं, उसको हिंदी में हम बोलते हैं शीर्ष मृत केंद्र। टीडीसी टॉप मतलब शीर्ष, डेड मतलब मृत, मरा हुआ, और सेंटर मतलब केंद्र, यानी और निचला मृत 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 केंद्र जिसे हम बीडीसी बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर, के बीच चलते समय पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन ये होता है। तो ये काफ़ी बार मतलब बहुत कम चांस हैं कि ये इसका जो फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला काफ़ी बार मतलब पूछ भी लेते हैं, मतलब बहुत कम चांस है बाकी आपको ये इस टाइप का अगर आपको पूछे तो। इसके बाद में अगर इंजन विस्थापन, तो इंजन विस्थापन होता है किसी इंजन में सभी पिस्टनों द्वारा विस्थापित कुल आयतन। तो सीसी, लीटर या घन इंच में इसे मापा जाता है। जैसे हम पूछ लेते हैं आपका कितने सीसी का आपका इंजन है, यानी तो वो हमारा इंजन विस्थापन के माध्यम से पता चलता है। इसके बाद में आप बात करें तो उदाहरण, जैसे हमारा 1000 सीसी का जो इंजन है, तो उसका मतलब हो गया, इंजन का अर्थ है सभी सिलेंडर मिलकर 1000 सीसी विस्थापित करते हैं, मतलब 1 लीटर ब्रैकेट में दे रखा है। यानी इंजन का अर्थ है सभी सिलेंडर, जितने भी सिलेंडर उसमें लगे होते हैं इंजन में, वो सभी मिलकर हमारे 1000 सीसी की जो विस्थापित करते हैं। उसके बाद में हमारा सिलेंडर वॉल्यूम होता है, ये इंपॉर्टेंट है सिलेंडर वॉल्यूम। तो सिलेंडर वॉल्यूम हमारा तो है एक सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी तक का कुल आयतन। जैसे ये हमारा सिलेंडर है, यानी और ये हमारा पिस्टन है, तो ये मान लो हमारा हो गया टीडीसी टॉप डेड सेंटर, ये हमारा हो गया बॉटम डेड सेंटर बीडीसी। तो जो ये हिस्सा हो गया टीडीसी से लेके बीडीसी तक, उसको हम सिलेंडर वॉल्यूम बोलते हैं। पिस्टन विस्थापन जो हमने पीछे पढ़ा, क्लियरेंस वॉल्यूम जो हमने पीछे पढ़ा, पिस्टन स्थापन और प्लस में क्लियरेंस वॉल्यूम को मिलाकर जो भाग बनता है उसे हम सिलेंडर वॉल्यूम बोलते हैं।
यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? तो हमने बात करी 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। जैसे ये पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे फोर्थ क्लास में, यानी हमारी फोर्थ क्लास रहेगी लगभग। तो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, एक क्रैंकशाफ्ट क्रांति में एक पावर चक्र पूरा करता है। यानी 2 स्ट्रोक में 2 पावर चक्र, जो हमारे क्रैंकशाफ्ट के होंगे वे 2 पावर चक्र पूरा करेंगे। 4 स्ट्रोक में 2 क्रैंकशाफ्ट चक्कर में एक पावर पूरा चक्कर करता है। तो इसको मैं अभी डिटेल में बता दूंगा, तो वो क्लास में फिर मैं क्या बताऊंगा, यानी तो उसी क्लास में हम पूरा ये डिस्कस करेंगे कि जो ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो होते हैं, क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं 1 2, ये क्या वगैरह होते हैं, तो उसी में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है ये, कोई ऐसे फॉर्मेलिटी में हम नहीं करेंगे इसको, तो पूरे डिटेल में ही हम इसको आगे इसमें पढ़ेंगे। स्ट्रोक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं 4 स्ट्रोक में। तो पहला हमारा जो हमने बताया इनलेट, दूसरा कंप्रेशन संपीड़न, तीसरा पावर शक्ति, और चौथा एग्जॉस्ट जिसे हम निकास बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा इंजन रेटिंग। तो इंजन रेटिंग हमारा होता है इंजन की शक्ति, उत्पादन और दक्षता को दर्शाता है। ये बताता है कि हमारी एफिशिएंसी जो है इंजन की वो कितनी है। वो एचपी में भी पता हो सकता है, किलोवाट में भी मापा जाता है। जैसे हम कभी कभी पूछ लेते हैं आपकी जो ट्रैक्टर है वो कितना एचपी का है, यानी आपकी गाड़ी का इंजन कितना एचपी का है, तो वो हमारे इंजन रेटिंग को बताता है कि कितना पावर का हमारा इंजन है। ईंधन के प्रकार, संपीड़न अनुपात और ईंधन दक्षता से ये प्रभावित होता है। ये इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इंजन अगर हमने रेटिंग अच्छी चाहिए तो उसका कंप्रेशन अनुपात भी अच्छा होना चाहिए, इंजन एफिशिएंसी भी अच्छा होना चाहिए, और ईंधन का प्रकार भी कौन सा है वो भी हमें ठीक होना चाहिए। तो उसी से हम पूरा इंजन रेटिंग का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में फ्लाईव्हील, जो मैंने बताया था फ्लाईव्हील क्या होता है, तो फ्लाईव्हील हमारी जो मैंने क्रैंक शाफ्ट से जो जुड़ा होता है, हमारा जो क्रैंक शाफ्ट से आगे पावर भेजता है, तो वो फ्लाईव्हील को ही भेजता है। तो वो फ्लाईव्हील फिर आगे जो टायर तक पहुंचाता है, वो लंबी प्रोसेस, वो भी हम पूरे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। तो मोटे तौर पे देखें तो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी एक भारी घूर्णनशील डिस्क होती है, ऐसी डिस्क टाइप में होती है। इंजन के सुचारू घूर्णन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा को संग्रहित और मुक्त करता है। कंपन और इंजन झटके कम कर देता है। जो हमारे कंपन और जो इंजन के जो माउंट, जिसे हम माउंटेड बोलते हैं, उसको ये कम कर देता है, यानी फ्लाईव्हील जो हमारा होता है। कार्बोरेटर क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बोरेटर जो होता है वो ओनली पेट्रोल इंजन में लगा होता है। ये जो पर्सन है ये सैकड़ों बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है, यानी मैंने एक पोल करवाया था मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, उसमें यही क्वेश्चन मैंने डाला था कि जो कार्बोरेटर होता है वो कौन से इंजन में होता है, जिसमें मैंने ऑप्शन दिए थे पेट्रोल इंजन में, दूसरा ऑप्शन था डीजल इंजन, तीसरा ऑप्शन था दोनों इंजनों में, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। यानी तो सबसे ज़्यादा गलत बच्चों ने किया ये। यानी अगर आपको ये इतना बेसिक सा भी नहीं पता ना, तो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात ही आपके लिए हो सकती है। तो कार्बोरेटर जो है होता है वो हमारा ओनली पेट्रोल इंजन में लगा होता है, डीजल इंजन में नहीं होता है। इंजन में भेजने से पहले हवा और ईंधन को सही अनुपात में ये मिलाता है। यानी जो कार्बोरेटर होता है उसका कार्य यही होता है कि जो पेट्रोल इंजन में आगे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाएगा वो कितना जाना चाहिए। यानी तो इसके मिक्सचर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आइडियल मिक्सचर, दूसरा होता है रिच मिक्सचर, तीसरा होता है मीन मिक्सचर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छा होता है हमारा आइडियल मिक्सचर, जिसे तो ये डिसाइड करता है कार्बोरेटर कि कौन सा मिक्सचर, किस टाइप का मिक्सचर ये आगे भेजेगा, जो ईंधन और हवा का जो मिक्सचर होता है वो। आगे बात करते हैं, पुराने पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त आधुनिक इंजन ईंधन इंजेक्टर का उपयोग करते हैं। तो ईंधन इंजेक्टर हमारे डीजल इंजन में ये लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल इंजन की गति को स्वचालित रूप से ये नियंत्रित करता है। उसके बाद में डीजल इंजन, जनरेटर और औद्योगिक इंजन में ये उपयोग होता है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न भार के अंतर्गत निर्गत गति को बनाए रखता है। आगे है 10वां स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग हमारा पेट्रोल इंजन में ही ये लगा होता है, डीजल इंजन में नहीं होता है। विद्युतिक स्पार्क का उपयोग करके वायु ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करता है, उसको जलाता है, स्पार्क प्रोड्यूस करके, स्पार्क उत्पन्न करके। पेट्रोल इंजन के लिए आवश्यक डीजल इंजन में इसका उपयोग नहीं होता, ये इसमें लिख रखा है। सिरे
सिरेमिक इंसुलेटर और धातु इलेक्ट्रोड से बना होता है। ये भी काफ़ी बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दो क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट बनते हैं। ये कहा किस में यूज होता है, तो वो हमारे ओनली पेट्रोल इंजन में यूज होता है, डीजल इंजन में यूज नहीं होता है। ये किससे बना होता है, तो ये सिमेरिक इंसुलेटर से क्यों बना होता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों में होती है, हज़ारों वोल्टेज में। तो इसलिए इंसुलेटर का प्रयोग होते हैं ताकि हमें करंट के झटके न लगे। और ये धातु इलेक्ट्रोड से बनाई होती है। सिमेरिक इंसुलेटर और धातु इलेक्ट्रोड से ये बना होता है। एक बात और मैं आपको स्पार्क प्लग के बारे में और बताना चाहता हूँ। जो स्पार्क प्लग होता है वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो स्पार्क आता है हमारी बैटरी से उत्पन्न होता है। बैटरी हमारी होती है 12 वोल्ट की, बट हमें जो वोल्टेज चाहिए वो हज़ारों में चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो 12 वोल्ट से हम हज़ारों में वोल्टेज कैसे लाएंगे, तो वो होता है हमारा 12 वोल्टेज करंट। तो करंट को हम लो करंट को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, दो हमारी होती है प्राथमिक कॉइल और दूसरी हमारी द्वितीय कॉइल होती है जिसे हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो उनमें कॉइल्स होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइल्स होते हैं। तो जो बाहर की जो कॉइल होती है हमारी, जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं वेंडिंग, तो उसमें जो नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं वो कम होते हैं, अंदर वाले में ज़्यादा होते हैं कॉइल्स। तो वो जो लो करंट को हाई वोल्टेज में वो प्राइमरी कॉइल बदल देती है। तो उसकी वजह से हमारा हज़ारों वोल्टेज में स्पार्क हमारा प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा ईंधन और वायु का मिश्रण जल जाता है। इसके बाद में है ईंधन इंजेक्टर। ईंधन इंजेक्टर हमारा, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं, ये केवल हमारा डीजल इंजन में लगता है, पेट्रोल इंजन में ये नहीं होता है। दहन कक्ष में उच्च दबाव पर ईंधन का छिड़काव होता है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये सिलेंडर है, तो डीजल इंजन में जो तीसरा स्ट्रोक होता है हमारा, दूसरा स्ट्रोक जो हमारा होता है, दूसरा स्ट्रोक जिसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें कंप्रेस जो हमारी हवा होती है वो इतनी कंप्रेस हो जाती है, उसके बाद में ईंधन इंजेक्टर जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो फ्यूल का छिड़काव करता है, ईंधन का छिड़काव करता है, यानी। तो जब वो इतनी हाई टेम्परेचर पे जो एयर होती है वो जो फ्यूल के कांटेक्ट में आती है तो अपने ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हमारा थर्ड जो स्ट्रोक होता है वो पूरा होता है पावर स्ट्रोक। तो डीजल और आधुनिक पेट्रोल इंजन में काफ़ी इसका प्रयोग होने लग गया है ईंधन इंजेक्टर का। बाकी डीजल इंजन में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, यानी उपयोग किया जाता है। अगर इसमें पेट्रोल इंजन में, आधुनिक पेट्रोल इंजन में अगर ईंधन इंजेक्टर होगा तो उसमें कार्बोरेटर नहीं होगा। बाकी इसमें आप इतनी डीपली जाओ मत, है नहीं, इसमें इतना डीपली जाओ मत, बस ये पढ़ लो कि डीजल ईंधन इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बेहतर ईंधन दक्षता और दहन प्रदान करता है, यानी। आगे 12वां है ग्लो प्लग। देखो, ग्लो प्लग हमारा होता है जैसे सर्दियों का मौसम है, यानी। तो सर्दियों के मौसम में हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो इंजन होती है वो स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनको स्टार्ट करने के लिए जब हम ग्लो प्लग को ऑन कर देते हैं तो जो हमारा एयर का जो मिक्सचर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में जाता है डीजल इंजन में की बात करें तो उससे हमारा इंजन स्टार्ट जल्दी हो जाता है ठंडे मौसम में भी, है नहीं। तो डीजल इंजन के लिए आसान शीत प्रवाहन के लिए दहन कक्ष में हवा को गर्म करता है। केवल डीजल इंजनों में प्रयोग होता है क्योंकि उनमें स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ठीक है भाई, हम एक दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें। पहला तो हमने पता लग गया कि ग्लो प्लग जो होता है वो डीजल इंजन में होता है, कोल्ड कंडीशन ठंडे मौसम में इंजन को स्टार्ट करने के लिए। अब अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें कि कोल्ड वेदर में, ठंडे मौसम में पेट्रोल इंजन को कैसे स्टार्ट करेंगे, डीजल इंजन तो हमारा हो जाएगा ग्लो प्लग से स्टार्ट। तो पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम चोक का इस्तेमाल करते हैं। चोक हमारा लगा होता है। चोक क्या कार्य करता है, जब हम चोक को ऑन कर देते हैं तो जो हमारा पेट्रोल का और जो एयर का जो हवा को जो मिक्सचर होता है, मिश्रण, वो ज़्यादा अमाउंट में, यानी ज़्यादा मात्रा में आगे भेजता है, जिससे हमारा जल्दी इंजन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, 13वां पॉइंट है सेल्फ स्टार्टर मोटर क्या होती है। तो स्टार्टिंग के दौरान इंजन को क्रैंक करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी बैटरी द्वारा संचालित और चक्का के साथ संलग्न है। पेट्रोल इंजन दोनों वाहनों में उपयोग किया जाता है। देखो, मैं आपको बता दूं, इंजन जो होता है उसको एक बार रोटेशन चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार दे दें हम, यानी। तो वो जो बैटरी होती है वो हमारी, वो जो स्टार्टिंग की जो रोटेशन होती है वो देने का कार्य करती है सेल्फ स्टार्ट मोटर। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी जो साधनों की, जो व्हीकल्स की जो बैटरी खराब हो जाती है तो हम धक्का करके देने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें वही मैकेनिज्म होता है, जब हम उसको धक्का देते हैं तो वो रोटेशन करने लग जाता है हमारी, है ना। जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है वो रोटेशन करने लग जाती है,
है नहीं। तो जिससे एक बार तो उसको रोटेशन चाहिए बस, फिर वो अपने आप कार्य शुरू करने लग जाएगा। तो जब उसको एक बार रोटेशन मिलता है तो फिर वो अपने आप कार्य करने आगे करने लग जाता है। पर धक्का देने के बजाय हम सेल्फ स्टार्टर मोटर का उपयोग करते हैं। सेल्फ स्टार्टर मोटर हमारी बैटरी से पावर लेके आगे उसको क्रैंकशाफ्ट को एक बार घुमाती है ताकि वो इंजन स्टार्ट हो जाए। बस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यही हमारी क्वेश्चन आज की क्लास थी। कल की क्लास में हम करेंगे इंजन की फायरिंग ऑर्डर, है नहीं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? पहली क्लास थी तो काफ़ी लंबी भी गई होगी, तो थ्योरी है। तो ऐसे ही हम क्लासेस डेली की करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास लगी जो आज की पहली क्लास हमारी हुई है। और आप अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा इंजन का फायरिंग ऑर्डर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। तो कल आप देखना न भूलिएगा, इसी समय पर ही कल आपको हम मिलेंगे। तो जय हिंद।